Good morning, students. I am Sanjay Royal. Welcomes you in the special e-learning classes for the entrance exam of Sainik School, Military School, RAMC, and the Navodaya schools, provided by the Rajasthan Academy, Churu, Rajasthan Defence Academy, Churu. Now, in this class, we studied about the subject science, and in which class our topic is the cell. Cell is the fundamental unit या बेसिक यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो है वो स्टडी हमने की थी पिछली 2 क्लासेज में. उसमें हमने पढ़ा था कि एक सेल जो है वो क्या होती है. एक टिपिकल सेल जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे रिलेटेड जो डिस्कवरी वगैरह हुई है उनके बारे में, या डिस्कवरी से रिलेटेड जो उनकी हिस्ट्री है उसके बारे में हमने पढ़ा था. अब एक टिपिकल सेल की यदि हम बात करें तो एक टिपिकल प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं. इसमें टिपिकल प्लांट सेल जो है उसमें सबसे बाहर की तरफ कोई भी जो सेल होती है उसका आउटर एनवेलोप या आउटर कवरिंग जो है वो है उसकी सेल मेम्ब्रेन. इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यदि ये प्लांट सेल है जो ये, तो इसमें मिलेगी सेल वॉल. इनके बारे में स्टडी जो है वो हमने कर ली थी. सेल के अंदर का ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. इस प्रोटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल के रूप में जो है वो मिलता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस को यदि हम छोड़ दें, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच का ये जितना भी पार्ट है इसको हम कंसीडर करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर. तो ये जो पार्ट है वो क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है. इस साइटोप्लाज्म की जो स्टडी है वो हम करेंगे. तो सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया, द कंटेंट ऑफ ए सेल दैट extend from a nuclear membrane to cell membrane is known as a cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म जो है ये सारा जो पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है. इस साइटोप्लाज्म की स्टडी जो है वो सबसे पहले की थी कोलिकर ने. यानी यूं कह सकते हैं साइटोप्लाज्म को डिस्कवर जो है वो किसने किया था, कोलिकर ने किया था 1862 में. उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म जो है वो ऐसी साइट है, ये वो जगह है, साइट है जहां पर सेल अपनी सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह जो है वो कंप्लीट करता है. यानी इट इज द साइट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो 2 टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेसेस जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं. दोनों को एक साथ मिलाकर हम बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो कहेंगे. ये साइटोप्लाज्म जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है साइटोसोल. साइटोसोल जो है वो हम किस पार्ट को कहेंगे, साइटोसोल इसका जो है वो लिक्विड पार्ट होता है. लिक्विड पार्ट या लिक्विड कंटेंट इसका जो है वो साइटोसोले कहलाएगा. मेनली ये लिक्विड होता है क्योंकि इसमें वाटर जो है ये एक्सेस क्वांटिटी में पाया जाता है. इसके साथ में इसमें जो भी सोल्यूबल सबस्टेंसेस हैं वो भी इसी के अंदर मिलेंगे. इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह जो हैं, प्रोटीन फाइबर जो हैं वो भी इसके अंदर मिलते हैं. और वो प्रोटीन फाइबर जो हैं वो मिलकर इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, या इसका स्केलेटन सिस्टम जो है वो बनाने का काम करते हैं. तो एक तो पार्ट इसका साइटोसोल है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरा जो इसका पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हम किन को कहेंगे, ऐसे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स. इसमें कुछ डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलती है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, पूरी तरह से विभेदित संरचनाएं इसमें मिलती हैं जिनके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं. और ये सेल ऑर्गेनेल जो है वो मिलकर अलग अलग प्रोसेसेस जो है वो उनके अंदर होती हैं. वो सेल ऑर्गेनेल मिलकर एक सेल में होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करते हैं. जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे लंग्स हैं, या फिर स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, ब्रेन है. ये सारे मिलकर हमारी बॉडी में होने वाली जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करते हैं.
या उनको वो पूरा करते हैं। उसी तरह से सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे, वो एक सेल में होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उनको वो कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर हम सेल ऑर्गेनेल्स में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल की हम जो स्टडी करें तो उससे पहले इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। तो सेल ऑर्गेनेल जो हैं इनको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन ए, सेकेंड वन बी एंड द थर्ड वन है सी। इससे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिवाइडेशन जो है या ये क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसकी प्रेजेंस के बेसिस पर। अब इसके बेसिस पर हम देखें तो इनमें सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी हो सकती है, अब्सेंट भी हो सकती है, यानी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस टाइप के भी होते हैं। मेम्ब्रेन यदि उनमें प्रेजेंट होती है तो वो डबल लेयर या फिर सिंगल लेयर, यूनि लेयर हो सकती है। तो इसके बेसिस पर देखें तो इनके 3 टाइप हो गए। एक सबसे पहले सिंगल लेयर्ड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सेकेंड वन है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड द थर्ड वन आर ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या बाउंड, इसको हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है, तो नॉन मेम्ब्रेनस कह सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। द फर्स्ट क्लास इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, second one double membrane bound cell organelles and the third one are a non membrane bound cell organelles। इन सब की डिटेल स्टडी जो है वो आगे हम करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो है उनमें हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, लाइसोसोम से, वैक्यूल्स वगैरह, वो सारी उसमें आती हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो है वो एक सेल में 2 ही मिलते हैं। किस सेल में देखें वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, उनकी स्टडी हम करेंगे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनमें यदि हम देखें तो मेनली राइबोसोम्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। राइबोसोम के अलावा सेंट्रियोल वगैरह जो है वो भी इसमें आते हैं। तो इनमें हमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल जो है उनकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो है उसको हम देखें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आपको जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं PDF फाइल के थ्रू, उसमें हम देखें तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो अपना आता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको शॉर्ट में हम ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेयरएज E रिप्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक, R रिप्रेजेंट रेटिकुलम, तो ER इसे कहा जाएगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहलाएगी। इसकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनमें 3 का नाम दिया गया है। आप मेनली पोर्टर जो हैं उनका नाम ध्यान में रख लें। पोर्टर, क्लॉड और फुलम को ये श्रेय दिया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो इनमें पोर्टर जो है उसका नाम आप ध्यान में रखोगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है क्या? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये एक पूरा सिस्टम सा होता है, एक जाल सा होता है इसे टाइप का, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से बाउंड ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सेल में पूरी तरह से एक्सटेंड है, फैले हुए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैले हुए हैं। इनमें हमने ये 2D डायग्राम जो है इसमें ये दिखाया है। एक्चुअल में जो है वो कैसे दिखते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड जैसे थैलियाँ होती हैं या तकिया रजाई, उनके जो कवर होते हैं वो मान सकते हैं। तो तकिया या रजाई के कवर जो फूले हुए हैं, एक उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उनको चुन दिया और वो आपस में जुड़े हुए हैं सारे, एक दूसरा तीसरा, इस तरह से कई सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ये मिलकर क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो मेनली 3 कंपोनेंट जो है वो मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज ए
सिस्टर्नी, इसे सिस्टर्नी कहा जाएगा। नोट्स में जो है इसका नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसे नोट्स में यूं लिखा हुआ है CISTEMAE, सिस्टेमी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये थोड़ा सा छपा हुआ गलत है, यहाँ पर ये एक्चुअल में R और ये N है, अलग अलग है। तो आप इनको जरूर ध्यान से, इसका नाम जो है वो अलग से नोट्स में जो दिया है उसको सुधार लेना, इसे कहा जाता है सिस्टर्नी। इसके अलावा दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है वेसिकल या वेसिकल्स प्लूरल में यदि हम कहें, और तीसरा जो है वो है ट्यूबुल्स। वेसिकल इस टाइप के स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और सिस्टर्नी जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड पूरे तकिए जैसी जो है वो स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये सारी आपस में यूं मिलकर क्या करती हैं, पूरा इनका फॉर्मेशन करती हैं, जिससे क्या बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ए सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूबुल्स। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये ER जो है वो सेल्स में जिनमें मिलती है वो केवल यूकैरियोट सेल में मिलती है, प्रोकैरियोट सेल में नहीं मिलेगी। अब ये पॉइंट जो है वो सब सेल ऑर्गेनेल में ही आएगा, आप उनको ध्यान में रख लें। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो हैं, 3 कैटेगरी हमने पढ़ी है, डबल लेयर, सिंगल लेयर्ड, वो प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होंगे। इसके अलावा हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स, ब्लड RBC सेल्स मिलती हैं, इरिथ्रोसाइट, उनमें भी एब्सेंट होते हैं। बाकी लगभग ये सभी सेल जो हैं उनके अंदर ये मिलते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इनमें यदि हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक विशेष नाम भी दिया जाता है। हमारी जो मसल्स हैं, खास तौर से स्ट्रिएटेड मसल्स, जिनको रेखित पेशियां कहते हैं, यहाँ पर इस मांस में ये पाई जाती हैं, जो हड्डियों को जोड़ती है मसल्स, वो उन मसल्स में जो रेटिकुलम मिलती है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, बस वो स्पेशल सेल्स यानी स्ट्रिएटेड मसल सेल जो हैं उनके अंदर मिलते हैं। इसके बाद में हम इसमें आए टाइप्स में, तो टाइप्स ऑफ ER। अब ये टाइप जो है वो है राइबोसोम की प्रेजेंस के बेसिस पर है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ER डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स या ER ऑफ 2 टाइप्स, SER एंड RER। Here S represent smooth, R represent rough। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी नोट्स में इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन दिखाया हुआ है, इनको थोड़ा सा सुधार के थोड़ा सही कर लेना आप जो नोट करते हो नोटबुक में उनको, क्योंकि नोट्स वगैरह में वो थोड़ा सा प्रिंट जो है वो गलत हुआ है। तो 2 टाइप जो हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूबुल्स और सिस्टर्नी से मिलकर बनते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिस्टर्नी और वेसिकल से मिलती हैं। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी के साथ में मेन कंपोनेंट ट्यूबुल्स होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी के साथ मेन कंपोनेंट जो है वो वेसिकल होते हैं। काम जो है या कार्य वर्क जो है वो इनका वो भी अलग अलग है। ये जो है वो सहायता करते हैं, हेल्पफुल होते हैं इन द फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टेरॉइड एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है वो, या फिर वसा या स्टेरॉइड जो हार्मोन फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा विकसित होते हैं और उसमें ये काम करते हैं। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। कारण उसका, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके सरफेस पर राइबोसोम्स मिलते हैं। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कंपोनेंट या एक सिस्टर्नी है, इसकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होंगे तो ये दिखने में कैसी होगी, रफ। इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, राइबोसोम के प्रेजेंट के बेसिस पर ही। तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सरफेस एंड राइबोसोम आर एब्सेंट ऑन ए SER। और इसके अलावा SER जो है वो लिपिड और पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसलिए यह मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस,
सेल में जो नई मेम्ब्रेन बनती है उस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो भी कौन करती है, एंड SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। अब इसके फंक्शन जो हैं वो देखें तो फंक्शन जो है वो क्या हो गया, ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई है और पूरा क्या बनाती है, एक जाल सा बनाती है, इसलिए ये इसको स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आपस में जुड़ने से ये बताती है। तो इट मेड द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ए सेल, यानी ये कंकाल बनाती है पूरे एक सेल का। इसके अलावा ये हेल्पफुल होती है लिपिड, स्टेरॉइड, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन सिंथेसिस में भी। हम ER के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो RER हो चाहे SER, तो दोनों में मिलाकर देखें तो ये लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है। ये ER का फंक्शन हो गया। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए सब्सटेंसेस, इसमें जो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स वगैरह बनते हैं वो फिर वेसिकल में भरकर टूटकर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो सेल में एक जगह से दूसरी जगह पर, एक साइड से दूसरी साइड पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। और इसके अलावा इनका एक विशेष फंक्शन जो है वो मिलता है खास तौर से लीवर सेल में, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। यदि सेल में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगे तो सेल पर उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, उससे बचाने के लिए उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये करती हैं। तो ये ER के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद में दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल है उसकी स्टडी हम करते हैं। तो सेकेंड अपना जो सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी अपरेटस। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी जो है उन्होंने इनको डिस्कवर किया और उनके ओनर में ही इसका नाम जो है वो गोल्जी अपरेटस से दे दिया जाता है। गोल्जी अपरेटस जो है ये नॉर्मली देखा जाए तो न्यूक्लियस के पास में इस तरह के स्ट्रक्चर के रूप में ये मिलता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कई सारी ट्यूबुल्स या वेसिकल जो हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती हैं। बड़े रूप में यदि हम देखें तो ये इस तरह के दिखाई देंगे। तो इस टाइप का ये सेल ऑर्गेनेल होता है। इनमें ये जो है वो सिस्टर्नीज हैं, तो इनमें सिस्टर्नी वन अबोव अदर अरेंज होकर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक चट्टे जैसी संरचना बनाती हैं, जैसे एक सिक्का उसके ऊपर दूसरा सिक्का उस तरह से रख दें, उस तरह की ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये सिस्टर्नी से बने हैं और साथ में इनके साथ में वेसिकल जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। यही मिलकर क्या बनाती हैं, गोल्जी अपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं। तो गोल्जी अपरेटस मेड अप ऑफ ए with a cisternes and a spherical vesicle that are arranged parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल ये अरेंज होती हैं। कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की थी। इनके अलावा एक दूसरी चीज और ध्यान में रखनी है, नॉर्मली देखा जाए तो प्रोकैरियोट सेल जो है उनमें ये एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सारे के सारे प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट ही होते हैं। प्लांट सेल जो हैं, प्लांट सेल में भी नॉर्मली इनको एब्सेंट ही माना जाता है, हालांकि इसके जैसी स्ट्रक्चर मिलती हैं लेकिन उनको अलग नाम दिया जाता है। इनको कहा जाता है डिक्टियोसोम। तो गोल्जी अपरेटस आर नोन एज डिक्टियोसोम इन ए प्लांट सेल। तो डिक्टियोसोम ये नाम जाना जाता है किनमें, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में इनको ये कहा जाएगा। इसके बाद में प्रोकैरियोट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। इनके फंक्शन वगैरह में देखें तो फंक्शन जो है इसका वो होता है मिडल लेमिला का फॉर्मेशन। दो अलग अलग सेल, एक सेल जब डिवाइड होती है तो उनके बीच में सेल मेम्ब्रेन बनती है। सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है उसमें होने के बाद में उनके बीच में सेल वॉल बनती है। सेल वॉल में जो बीच वाली परत होती है उसको कहा जाता है मिडल लेमिला, और ये मिडल लेमिला जो है इसका फॉर्मेशन गोल्जी अपरेटस से होता है। तो कोई ज़्यादा विशेष ये है नहीं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमिला, और ये भी कह सकते हैं इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल वॉल। दूसरा, सेक्रेटरी नेचर की ये होती हैं। इनमें जो भी चीज़ें जो भी सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स वगैरह, वो बाद में आकर जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस में, और फिर उनके बाद में उनको
बाहर सेल से बाहर सिक्रेट किया जाता है वेसिकल के रूप में। तो ये वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं और सिक्रेट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। तो सेक्रेटरी नेचर की ये होती है। इसके अलावा मेलेनिन सिंथेसिस, मेलेनिन पिगमेंट होता है जो हमारी सेल्स को कलर प्रोवाइड करवाता है, उसका सिंथेसाइजेशन जो है वो भी कहाँ पर होता है, गोल्जी अपरेटस में होता है। इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन वगैरह जो सिंथेसाइज हुए ईआर में, वो गोल्जी अपरेटस में ही उनकी पैकिंग होगी और उनके बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल के थ्रू गोल्जी अपरेटस जो है वही करेगा। तो ये गोल्जी अपरेटस जो है इससे रिलेटेड जानकारी हमने पढ़ी। इसके बाद में अगला सेल ऑर्गेनेल जो है उसकी स्टडी हम करते हैं। तो अगला जो अपना सेल ऑर्गेनेल है वो है राइबोसोम, या प्लूरल में यदि कहें तो राइबोसोम्स। अब वैसे राइबोसोम जो है वो एक नेकेड सेल ऑर्गेनेल होता है। नेकेड का मतलब नग्न, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो उस बेसिस पर देखें, अभी हमने ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो देखे वो कैसे थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल थे। ये सेल में छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में फैले हुए रहते हैं। इनके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी एब्सेंट होते हैं और यहाँ तक कि न्यूक्लियस के अंदर भी ये मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनेल है उनके अंदर भी ये मिलेंगे। तो सभी सेल्स में ये मिलते हैं और नेकेड है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स and these are naked non membrane bound cyto organelles। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है वो ये होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनमें सबसे छोटे आकार के ये होते हैं। बने होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनए जिसको कहते हैं, शॉर्ट में इसको ये कह सकते हैं। तो आरएनए और प्रोटीन जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं, राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आरएनए प्रोटीन या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है उससे मिलकर बने होते हैं। तो दीज आर नेकेड एंड मेड अप ऑफ ए आरएनए एंड प्रोटीन, जिसको हम कहेंगे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। टाइप के बेसिस पर यदि देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ए सेल, 70S एंड 80S टाइप। एस यहाँ पर श्वेदबर्ग यूनिट है। जब लैब में एक सेल जो है उसके कंपोनेंट को हम अलग अलग करते हैं तो उनमें कुछ उनको अलग जब किया जाता है तो वो उनके मोलिकुलर वेट के बेसिस पर करते हैं। तो उस बेसिस पर ये 2 टाइप के होते हैं। 70S जो है वो हल्के होते हैं, लाइट पार्टिकल होते हैं, लाइट लाइसोसोम है ये, जबकि उनकी तुलना में कुछ हैवी टाइप के होते हैं। अब ये एस जो है वो इनको अलग अलग करने की जो मेथड है या जो इनका मापन है वो विधि है वो श्वेदबर्ग ने खोजी थी। तो एस जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, श्वेदबर्ग को। एस को श्वेदबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए राइबोसोम, 70 श्वेदबर्ग यूनिट एंड 80 श्वेदबर्ग यूनिट्स, 2 टाइप के हैं। अब इसमें ये चीज ध्यान में रखें कि 80S टाइप के जो राइबोसोम है वो केवल यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, जबकि 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में ही प्रेजेंट होंगे। यानी यूं भी कह सकते हैं कि 80S टाइप के राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली 70S राइबोसोम्स, जबकि हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें 80S तो है, 70S जो है उस टाइप के राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन यदि हम इसका देखें तो एक ही फंक्शन जो है वो ध्यान में रखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब राइबोसोम का फंक्शन जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन ये करते हैं। तो इसी के बेसिस पर प्रोटीन सिंथेसिस का इसका जो फंक्शन है उसी के बेसिस पर इसे कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ ए प्रोटीन
या प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो भी इसे कहा जाता है। ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होता है। तो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो राइबोसोम ही करेंगे। तो 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेल जो है इनकी स्टडी आज हमने इसमें की। आगे जो अदर सेल ऑर्गेनेल हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड से वोक्यूल्स, लाइसोसोम्स वगैरह, उनकी स्टडी जो है वो आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।